गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ज्ञान रतन यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत के संविधान का भाग पहला पढ़ा था। अनुच्छेदों में किस किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, और हमने इसमें कह सकते हैं कि रियासतों के बारे में पढ़ा था और रियासतों का विलय किस प्रकार से भारत में हुआ और उसमें सरदार पटेल की और वीपी मेनन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा कि अगर अखंड भारत जो आज हम देखते हैं, जो भारत का परिदृश्य, जो भारत का मैप आज हमारे सामने हमें दिखाई देता है, वो किस प्रकार से पूर्णता में साबित हुआ, किस प्रकार से वो पूर्णता आज हमारे सामने बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं अब आगे हमें किन बिंदुओं को पढ़ते हैं जो बिंदु हमारी पिछली क्लास में रह गए थे। तो दोस्तों हम इससे आगे पढ़ेंगे कि आंध्र प्रदेश की मांग, धर समिति, जेबीपी समिति, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। दोस्तों आंध्र प्रदेश की मांग, आंध्र प्रदेश की मांग से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और समझाना चाहूँगा। पहले हमने इससे पहले जो हमने 3 रियासतों के बारे में पढ़ा था, जूनागढ़ के बारे में पढ़ा था, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा था और हैदराबाद के बारे में पढ़ा था, और हमने ये जाना भी किस प्रकार से उनका विलय भारत में हुआ था। लेकिन दोस्तों आज़ादी के बाद भी 2 क्षेत्र ऐसे थे, 2 भूमि भारत के भूखंड ऐसे थे, दो जो आज़ादी के बाद भी लंबे प्रयासों के बाद और संघर्ष के बाद भारत में शामिल हुए। दोस्तों इन 2 क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो दोस्तों पांडिचेरी की बात करेंगे। सॉरी दोस्तों, वर्तमान जो इसका नाम है वो पुद्दुचेरी है, तो हम पुद्दुचेरी ही लिखेंगे। तो दोस्तों हम पुद्दुचेरी की बात करेंगे। पुद्दुचेरी दोस्तों एक ऐसा स्थान था, भारत आज़ाद हो चुका था लेकिन पुद्दुचेरी आज भी एक ऐसा स्थान था जो भारत के पास नहीं था, और इसके साथ साथ कुछ क्षेत्र जो ऐसे थे जो हम कह सकते हैं कि यमन, कलाइकल, माहे, यमन, कलाइकल, माहे ये क्षेत्र, और लगभग 1954 में हम कहेंगे 1954 में जाके भारत संघ में शामिल हुए, भारत देश में शामिल हुए। दोस्तों ये देश, इन देशों पे जो हम देखते हैं, इन देशों पे एक लंबे समय तक दोस्तों फ्रांस का अधिकार रहा। हम देखेंगे कि जब भारत गुलाम रहेगा तो भारत जो भारत की एक बड़ी शक्ति रहेगी वो ब्रिटेन रहेगी जो भारत को गुलाम बनाएगी, लेकिन छिटपुट भारत के कुछ भागों पर फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों का भी अधिकार रहेगा। तो दोस्तों फ्रांस का अधिकार था पुडुचेरी पर, हम देखेंगे कि फ्रांस इसे आसानी से देने के लिए भारत को तैयार नहीं था। तो यहाँ पर क्या स्थिति हुई, आखिर भारत सरकार ने ऐसा क्या करा कि फ्रांस ने भारत को पुडुचेरी का सारा भाग और ये जो छोटे छोटे क्षेत्र थे ये भारत को दिए। तो दोस्तों देखते हैं, हम देखेंगे कि पुडुचेरी जब भारत आज़ाद हो गया था और आज आज़ाद भारत के 6-7 साल बाद भी ये भारत में शामिल नहीं हुआ, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे इस क्षेत्र में जन आंदोलन होने लगे। दोस्तों धीरे धीरे इस क्षेत्र में जन आंदोलन होने लगे, मतलब वहाँ की जनता जो थी वो वहाँ की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लग गई, और जनता का भी जो मानना था, जनता का भी यही मानना था कि वो भारत की जनता है, वो भारत का भाग है, वो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई जनता है, इसलिए वो किसी भी कारण से वो फ्रांस की जनता नहीं हो सकती, किसी भी कारण से वो भारत के इस भाग को फ्रांस से अलग रखने की पक्षधर नहीं हो सकती। तो दोस्तों जब जनता ने आंदोलन करना शुरू करा और इसके साथ साथ कि भारतीय राजनेताओं का उन्हें साथ मिला, और फ्रांस की गवर्नमेंट इस चीज़ को जल्दी ही समझ गई कि जहाँ पर हमको जनता का ही समर्थन नहीं हासिल है तो एक न एक दिन वो क्षेत्र हमें छोड़ना ही पड़ेगा, और फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और 1954 में पुडुचेरी का क्षेत्र छोड़ दिया। पुडुचेरी के साथ दोस्तों यमन, कराईकल और माहे का क्षेत्र भारत को दे दिया गया, और बाद में हम देखेंगे इन सारे क्षेत्रों को संगठित करते हुए पुडुचेरी जो अलग अलग जगह अलग अलग एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित करा गया। और दोस्तों मैं कहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश जितने भी मैंने आपको बताए, इसमें मैंने आपको बताया था दिल्ली और पुडुचेरी ये 2 क्षेत्र दोस्तों ऐसे हैं जहां पर विधानसभा स्थापित है, विधानसभा, और क्षेत्रों में दोस्तों विधानसभा स्थापित नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं दिल्ली, पुडुचेरी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
और आगे बढ़ते हुए जो हम देखेंगे अब दोस्तों हम थोड़ा सा गोवा पे और नजर डाल लेते हैं। गोवा आपको पता है बहुत सुंदर क्षेत्र है गोवा का, और सुंदर इसलिए क्योंकि प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि समुद्र का किनारा पड़ता है, तो यहाँ पे अच्छे ब्रिज डेवलप हो चुके हैं, और ये टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्लस यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, और यहाँ की संस्कृति और कल्चर वो और भी खुला हुआ है, जो भारतीय संस्कृति से कह सकते हैं कि उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय संस्कृति के मुकाबले ज़्यादा कह सकते हैं समय से आगे है। तो दोस्तों गोवा एक ऐसा क्षेत्र है जो टूरिस्ट के नाम पर भारत में बहुत फेमस है। दोस्तों गोवा का जब हम इतिहास देखते हैं तो गोवा को हम देखेंगे 1961 तक ये जो गोवा क्षेत्र होगा ये पुर्तगाल के पास होगा, और दोस्तों पुर्तगाल इस क्षेत्र को भारत को देने को तैयार नहीं होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज़ादी के लगभग 13-14 साल वर्ष बाद भी भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो आज भी भारत का उस समय भी भारत का हिस्सा नहीं थे। तो दोस्तों इनको पाने के लिए भी भारत सरकार ने लंबा प्रयास करा, इनको पाने के लिए भी भारत सरकार ने कह सकते हैं मुस्तैदी से काम करा। तो दोस्तों पुर्तगाल की तरफ जब हम देखते हैं गोवा देखेंगे 1961 में, तो हमें पता चलेगा कि गोवा का भी वही हाल लगभग हुआ जो हाल इससे पहले पुडुचेरी का हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर भी जन आंदोलन भड़क उठे, और इन जन आंदोलनों को भड़काने में भारतीय राजनेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राजनेताओं ने लोगों का साथ दिया, और भारतीय राजनेताओं ने इस चीज़ का दबाव बनाया यहाँ की सरकार के ऊपर कि ये जो गोवा है भारत का हिस्सा है और भारत का अभिन्न अंग है, और इसे भारत में ही मिलना है। जब दोस्तों यहाँ पे भारतीय राजनेताओं ने इस प्रकार का दबाव बनाया, और जब जन आंदोलन यहाँ पर भड़क उठा लोगों में, साथ में भारतीय आर्मी ने एक लंबे समय तक इस चीज़ का भारत सरकार ने एक लंबे समय तक अनुरोध करा, लेकिन जब पुर्तगाल सरकार नहीं मानी तो भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय दोस्तों यहाँ पर चलाया। ध्यान रहे ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय के तहत जो यहाँ पर फ्रांसीसी गवर्नर था दोस्तों, फ्रांसीसी गवर्नर था, अंत में इसने अपनी हार मान ली, और कह सकते हैं कि हार मानने के पश्चात अपना अधिकार जो होगा वो बंगाल से छोड़ देगा, और जब अपना अधिकार बंगाल से छोड़ देंगे तो ये भी बंगाल का एक तरीके से भारत का हिस्सा बन जाएगा। शुरुआत में ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, लेकिन हम देखेंगे धीरे धीरे बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश से अलग करते हुए भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये भारत की कहानी थी, ये भारत के जुड़ने की कहानी थी जो हमने देखा। आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश की मांग। दोस्तों आंध्र प्रदेश की मांग भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, और ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि बीत चुकी है, और पॉलिटिकल का मुद्दा था क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की मांग को समझने का प्रयास करते हैं। 1953 में हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य की मांग उठाई जाएगी, और ये जो आंध्र प्रदेश राज्य की मांग उठाई जाएगी ये तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा उठाई जाएगी। दोस्तों तेलुगु भाषी लोगों का मानना होगा कि क्योंकि हम सभी लोग तेलुगु भाषी बोलने वाले हैं, और तेलुगु भाषी जो लोग हैं उनको इसलिए भारत सरकार को एक अलग राज्य बना के देना चाहिए। अन्यथा ये जो तेलुगु भाषी लोग हैं, ये जो तेलुगु भाषा है, ये जो तेलुगु संस्कृति है, ये धीरे धीरे से और संस्कृतियों के साथ मिल जाएगी, और हमारी संस्कृति का ह्रास हो जाएगा, हमारी संस्कृति का पतन हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार को हमारी संस्कृति के बारे में भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों इन लोगों का मानना था कि ये जितने भी लोग तेलुगु भाषी बोलते हैं उन सभी के लिए भारत सरकार को एक अलग राज्य बनाना चाहिए, जिसको हम कहेंगे आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की मांग इस चीज़ को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कह सकते हैं कि नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे। नेहरू जी नहीं चाहते थे
कि भाषा के आधार पर भारत में किसी भी राज्य की स्थापना हो या भाषा के आधार पर भारत में कोई नया राज्य बने, राज्य पुनर्गठन हो। क्योंकि दोस्तों अगर भाषा के आधार पर या फिर संस्कृति के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करेंगे तो हम पाएंगे कि भारत में लगभग 5-6 हज़ार भाषाएं बोली जाती हैं। और इतनी अगर सभी लोग भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग करने लगे तो शायद वो समय दूर नहीं जब भारत बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों जिस समय भारत आज़ाद हुआ था हमने देखा था भारत की हालत क्या थी। अंग्रेज भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल लचर कर गए थे, भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पतन के दौर में छोड़ के गए थे। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरीके से चरमरा गई थी कि यहाँ पे अगर कहें कि दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं की जो बुरे गुण होते, सभी अर्थव्यवस्था के जो नकारात्मक बिंदु होते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था में थे उस समय थे। दोस्तों भुखमरी कहें, बेरोजगारी कहें और हम कह सकते हैं कि हमारी कृषि जो बहुत पिछड़ चुकी थी, कृषि औद्योगिक विकास देश का बहुत अच्छा नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, संरचना थी, वो देश की बहुत अच्छी नहीं थी। देश को एक साथ बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। देश आज़ाद तो हो गया था लेकिन अभी भी चुनौतियां देश के सामने, विकराल चुनौतियां सामने खड़ी थी। और दोस्तों ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये अनुमान था, खासकर विदेशी विद्वानों का ये अनुमान था कि भारत कभी भी एक लोकतांत्रिक देश बनकर सफल नहीं हो पाएगा, भारत कभी भी एक राष्ट्र बनकर सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत इतना विस्तार, इतना बड़ा क्षेत्र है और इतना बड़ा क्षेत्र होने के साथ साथ भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग सोच समझ विचारधारा के लोग हैं। और इतने सारे लोगों को एक भूमि से जोड़े रखना है, इतने सारे लोगों को भारत की एक कह सकते हैं एक भारत के नाम से जोड़े रखना एक आसान बात नहीं है, ये एक असंभव बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हमें कह सकते हैं कि शुक्रिया कहना चाहिए उन लोगों का जिनकी बागडोर हमारे देश के हाथ में थी, चाहे वो सरदार पटेल रहे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे, चाहे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे और चाहे वो पट्टाभी सीतारमैया रहे, चाहे वो KM मुंशी, इस तरह के वो सभी लोग जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी थे, जो इंटेलेक्चुअल लेवल जिनका बहुत हाई था, जो एक तरीके से ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग थे और ज़मीन पर क्या हो रहा है, ज़मीन पर किस तरीके से कार्य करना है, इस चीज़ को समझते थे। इसलिए उन्होंने भारत की प्रकृति को समझा। उन्होंने ये समझा कि भारत में बहुत विविधता है, भारत में बहुत ज़्यादा अनेकता है, लेकिन उन्होंने अनेकता में एकता जो स्थापित करने का प्रयास करा और जो करके दिखाया वो प्रशंसनीय है, वो सराहनीय है। तो दोस्तों ये जो आज हमारे सामने भारत खड़ा हुआ है, जिस भारत में हम एक कह सकते हैं खुल के अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, वो उन्हीं लोगों की देन है। लेकिन उन लोगों ने भारतीय प्रकृति को समझा, उन्होंने ये समझा क्योंकि अलग अलग देश, धर्म, जाति के लोग यहाँ पर बसते हैं, तो इसीलिए सभी लोगों को सम्मान देना, सभी संस्कृतियों को सम्मान देना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम उस समय के अगर अपने नारों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज बेशक ये नारे बहुत अलग हो गए, आज कुछ हिंदुओं के समूह ऐसे हो गए जो मुस्लिमों से बहुत नफरत करते हैं, कुछ मुस्लिमों के समूह ऐसे हो गए जो हिंदू से बहुत नफरत होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये नफरत उस समय पैदा होती तो ये भारत कभी एक भारत ना बन पाता। तो हमें धन्यवाद कहना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने एक भारत बना के दिखाया। तो दोस्तों अब हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम इस बात को संभालें और आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे नेहरू कभी इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि नेहरू का ये मानना था अगर सभी लोग अपनी भाषा को मांगेंगे, सभी लोग अपनी संस्कृति के लेके ऐसी मांगे करेंगे तो भारत धीरे धीरे बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ता चला जाएगा। लोगों को ये एहसास ना दिलाया जाए कि आप बंगाली हैं, लोगों को ये एहसास ना दिलाया जाए कि आप गुजराती हैं, लोगों को ये एहसास ना दिलाया जाए कि आप कश्मीरी है, आप पंजाबी है। लोगों को एक एहसास जरूर दिलाया जाए, वो एहसास रहेगा कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय हैं, आप इंडियंस हैं। तो दोस्तों ये जो एक कॉन्सेप्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू का कह सकते हैं कि इन्होंने लागू करने की कोशिश करा, वो बहुत सफल रहा। आज चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी राज्य में रहता हो, सिर्फ भारतीय कहलाता है। तो इसीलिए हम अपने भारत को आज तक बचाने में कामयाब रहें। तो दोस्तों नेहरू कभी इसके पक्ष में नहीं थे, मैंने आपको बता दिया क्यों इसके पक्ष में नहीं थे। तो आगे देखेंगे कि नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब यहाँ पे आंदोलन हुआ, जब आंध्र प्रदेश में आंदोलन तेज हुआ लोगों का, तो नेहरू ने एक आयोग बनाया जिसे कहेंगे समिति बनाई, जिसे कहेंगे दोस्तों धर समिति। और धर समिति को कार्य दिया गया, क्या कार्य दिया गया? धर समिति को कार्य दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या अनुचित।
तो दोस्तों इन्हें कार्य दिया गया कि ये देखें और सरकार को ये सुझाव दें कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या अनुचित है। तो दोस्तों जब इस समिति ने अध्ययन करा और अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी, कांग्रेस को दी, तो उसमें इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कहा भाषा के आधार पर राज्य को गठन करना सही कार्य नहीं होगा। अगर भारत भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करेगा तो उन राज्यों को, उन लोगों को भी एक तरीके से कहेंगे कि प्रेरणा मिलेगी जो लोग अलग भाषा बोलते हैं, और इस तरीके से भारत अलग अलग भाषा के लोगों के लिए अलग अलग राज्य बनाएगा तो भारत बहुत सारे हिस्सों में बढ़ता चला जाएगा। भारत में क्षेत्रीय जो तत्व होते हैं वो भारी नहीं होने चाहिए, क्षेत्रीय तत्व जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होने चाहिए। लोगों पर भारतीयता का भाव लोगों में डाला जाए, क्षेत्र का भाव ना डाला जाए। और इसने कहा कि प्रशासनिक सुविधा, अगर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किसी राज्य को अलग करना पड़ रहा है, कोई नया राज्य बनाना पड़ रहा है, तो ये बनाया जा सकता है। इसने प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान में मायावती जब यूपी की मुख्यमंत्री थी बहन जी, तो मायावती जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि यूपी को 4 राज्यों में बांट दिया जाए। यूपी को 4 राज्यों में इसलिए बांट दिया जाए क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी है। ऐसे में यूपी में, इतने बड़े यूपी में एक मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी यूपी का डेवलप करना, विकास करना एक कठिन कार्य होता है। इसलिए यूपी में हर बार कुछ ना कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो बहुत पिछड़े रह जाते हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर हमें यूपी में विकास करना है तो हमें इसके प्रशासन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मजबूत। और प्रशासन मजबूत तब होगा जब दोस्तों यूपी को 4 भागों में बांट दिया जाए। एक सिंपल सा अगर हम उदाहरण देखें अपनी लाइफ में तो हम ये कह सकते हैं कि एक परिवार जिसमें 2 बच्चे और माता पिता हैं, वो शायद अपने बच्चों का लालन पालन पोषण और अच्छी शिक्षा बच्चों को दे पाएँ। लेकिन एक परिवार जिसमें 5-6 बच्चे हैं और 2 माता पिता हैं, उन्हें शायद अपने बच्चों का लालन पालन पोषण और शिक्षा देने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ हों। तो दोस्तों मायावती जी ने इस तरह का सुझाव दिया था। और हम देखेंगे सरकारों ने, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ और यूपी से आपका उत्तराखंड अलग हुआ, ये चीज़ें ये जो राज्य अलग हुए, नए राज्य बने, इनका जो मकसद था दोस्तों प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाना, ताकि प्रशासन यहाँ का स्ट्रांग हो, सक्रिय हो, एक्टिव प्रशासन हो। जब प्रशासन अच्छा होगा तो ये एरिया डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। तो दोस्तों इस समिति ने प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाया और इसी समिति की फिर दोबारा से एक तरीके से कह सकते हैं इसकी रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए कि इसकी रिपोर्ट कितनी सही है, कितनी गलत है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने दोस्तों जयपुर में, कहाँ पर दोस्तों, जयपुर में जेवीपी समिति बनाई, जेवीपी समिति बनाई। और इस जेवीपी समिति में दोस्तों 3 सदस्य थे। इस जेवीपी समिति में दोस्तों 3 सदस्य देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू हो जाएंगे, और वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, और ये पी से पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सिद्धारामैया भी कहते हैं। तो पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समिति के सदस्य रहेंगे। और ये समिति जो होगी, ये समिति भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को, ध्यान रहे, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अनएक्सेप्ट कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। और ये समिति ये मानेगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहीं से पश्चिम आंध्र प्रदेश में एक नया दौर शुरू होता है जब ये समिति भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इनकार कर देती है, मना कर देती है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे एक गांधीवादी नेता होंगे जिनका नाम होगा, गांधीवादी नेता जिनका नाम होगा दोस्तों पोट्टी श्री रामुलु। और इनके नेतृत्व में दोस्तों, इनकी लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में यहाँ पर एक जन आंदोलन और खड़ा हो जाएगा, तेज हो जाएगा जन आंदोलन। ये यहाँ पर जन आंदोलन कर रहे होंगे, लेकिन इस समिति की रिपोर्ट के बाद ये जन आंदोलन को और तेज कर देंगे और ये अनशन पर बैठ जाएंगे। अनशन, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। अनिश्चितकालीन अनशन से मतलब है कि कोई समय सीमा नहीं है कब तक ये अनशन पर बैठेंगे, ये सब चीज़ों को त्याग देंगे, कुछ नहीं खाएंगे। और जब ये अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे तो 52वें दिन
इनकी मृत्यु हो जाएगी और इनकी मृत्यु से आंध्र प्रदेश की जनता में, जो इस क्षेत्र की एरिया की जनता होगी, उसमें बहुत ज़्यादा रोष हो जाएगा और आंदोलन होगा और एक तरह से विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। और जब विद्रोह जैसी स्थिति हो जाएगी तो मजबूरन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1953 दोस्तों और 1 अक्टूबर को एक घोषणा करनी पड़ेगी और वो घोषणा होगी पृथक आंध्र प्रदेश का गठन। और इस प्रकार से हम कहेंगे कि भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद पहले नए राज्य की स्थापना होगी और ये राज्य कहलाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से हमने देखा आंध्र प्रदेश की जो गठन हुआ था वो इस प्रकार से हुआ था। वर्तमान में हम देखेंगे कई राज्यों की इस प्रकार से मांग चल रही है कि इन राज्यों को नए राज्य बनाए जाएं किसी की संस्कृति के आधार पर। अभी हमने कुछ टाइम पहले पश्चिम बंगाल में भी बोडोलैंड के नाम से एक लगभग 1-2 साल पहले की बात है, बोडोलैंड के नाम से एक आंदोलन देखा था, विद्रोह भी हुआ, पुलिस में लोगों में झड़प हुई। बोडो जो जनजाति है वो अपने एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखेंगे कि भारत में आगे भी कई राज्य बनेंगे और हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य होंगे, 28 राज्य और दोस्तों 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य दोस्तों। और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय 14 राज्य हुआ करते थे दोस्तों और हमारे सामने 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन इन 28 राज्यों में से बढ़ते हम देखेंगे झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, ये सारे राज्य बढ़ते आज वर्तमान में हमारे सामने 28 राज्य हो जाएंगे। कश्मीर जो होगा दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर, मोदी सरकार अभी 2019 में मोदी सरकार इस जम्मू एंड कश्मीर को जो राज्य है, पूर्ण राज्य, इसका राज्य का दर्जा खत्म करेगी और राज्य का दर्जा इसका खत्म करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को इसे 2 भागों में बांट देगी। एक का नाम होगा दोस्तों जम्मू और दूसरे का नाम होगा लद्दाख और इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना देगी। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से हमारा मतलब है कि यहाँ का जो शासन चलेगा, वो राष्ट्रपति चलाएगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि केंद्र चलाएगा या फिर केंद्र किसी की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करेगा वो चलाएगा। राष्ट्रपति की जगह वो व्यक्ति चलाएगा जिसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और समय समय पर वो राष्ट्रपति को इसके बारे में जानकारी देता रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। धर समिति हमने पढ़ ली, जेबीपी समिति हमने पढ़ ली, फजल अली आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम। दोस्तों फजल अली आयोग 1953 में फजल अली आयोग को सरकार ने गठित किया। इस आयोग की जिम्मेदारी रहेगी दोस्तों कि आप ये भारत में किस किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, भारत में किस किस आधार पर राज्यों को बनाया जा सकता है, इसके बारे में सरकार को सलाह दें। तो इसका कार्य रहेगा कि भारत में किन आधारों पर राज्यों का गठन संभव है, भारत में किन आधारों पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, मतलब वो कौन से कारण हैं जिन कारणों को मानते हुए सरकार राज्यों का गठन कर सकती है। तो दोस्तों वो कौन से कारण हैं जिन कारणों के आधार पर सरकार नए राज्यों का गठन कर सकती है। फजल अली आयोग को ये जिम्मेदारी गई और फजल अली आयोग भाषा को एक कह सकते मुख्य कारक मानेगी, भाषा को मुख्य कारक मानेगी या फिर हम कह सकते हैं भाषा को मुख्य आधार मानेगी। तो दोस्तों जहां हम धर समिति के बारे में पढ़ेंगे, धर समिति भाषा को आधार मानने से मना कर देती है, कारण मानने से मना कर देती है, कह देती है भाषा एक ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर नए राज्य बनाए जाएं। लेकिन जो हमारी फजल अली आयोग होगा वो भाषा को मुख्य कारक मानेगी और इसके साथ साथ ये प्रशासनिक सुविधा राष्ट्रहित
भौगोलिक कारक, राष्ट्रहित, भौगोलिक कारक, राज्य की संपन्नता, राज्य की संपन्नता आदि को भी कारक मानेगी क्या कि इन कारकों के आधार पर हम किसी नए राज्य को बना सकते हैं। तो भाषा को मुख्य आधार माना जा सकता है, या फिर प्रशासनिक दृष्टि से भी आप नए राज्य बना सकते हैं। अगर प्रशासनिक दृष्टि से हम देखें तो दोस्तों उत्तराखंड हम देख सकते हैं, उत्तराखंड, और हम झारखंड देख सकते हैं, बिहार से अलग हुआ था झारखंड। ये प्रशासनिक दृष्टि से अलग बनाए हुए राज्य थे। आज हम देखते हैं कि कम से कम झारखंड बिहार से थोड़ा सा तो आगे बढ़ा है, और हम देखेंगे कि उत्तराखंड भी यूपी से थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है, थोड़ी सा वहाँ पर सुविधाएं बढ़ी हैं। तो राष्ट्र हित में अगर कोई चीज़ है, और भौगोलिक कारक हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पहाड़ हो, घास फूस हो, जंगल हो, एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जो अपना विकास डेवलप नहीं कर पा रहा, तो सरकार उसे दूसरों से जोड़ के उसका डेवलप कर सकती है। मतलब इन चीज़ों को कारक माना जा सकता है। और राज्य की संपन्नता के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस समिति ने सुझाव दिए, इस आयोग ने सुझाव दिए कि इन चीज़ों के आधार पर हम किसी नए राज्य का गठन कर सकते हैं। दोस्तों फजल अली आयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, फजल अली आयोग, और इसी की अनुशंसा पर, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होगा, 1956 पास होगा। और अब किसी भी राज्य को, अगर भारत में किसी भी राज्य को गठित करना है, कोई नया राज्य बनाना है, तो उसके लिए एक कानून बना दिया जाएगा जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत जिसकी प्रक्रिया होगी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग पारित करा जाएगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, हमेशा इसके सदस्य पूछे जाते हैं, तो दोस्तों के.एम. पानिकर और पंडित हृदय लाल कुंजरू, पंडित हृदय लाल कुंजरू इसके अन्य सदस्य थे, के.एम. पानिकर और पंडित हृदय लाल कुंजरू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों हमने 1950 के बाद स्थापित राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना हमने देख लिया है। 1950 के बाद स्थापित राज्य, 1950 के बाद दोस्तों हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन आज भारत में 28 राज्य, मतलब दुगने राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित हो चुके हैं। तो हम देखेंगे कि उसकी आज़ादी के बाद भारत में कौन कौन से राज्य स्थापित हुए। तो दोस्तों यहाँ पर एक देख लेते हैं, मैंने एक सूची आपके लिए बना रखी है, आप इसे याद करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने का प्रयास करना। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश 1953 में बना, आंध्र प्रदेश 1953। महाराष्ट्र 1960 में, असलियत में महाराष्ट्र पहले काफ़ी बड़ा था और महाराष्ट्र को 2 हिस्सों में बांटा गया, और इधर के हिस्से को गुजरात और इधर के हिस्से को महाराष्ट्र बना दिया गया। तो महाराष्ट्र 1960 में और गुजरात भी 1960 में, मतलब गुजरात से निकलता हुआ 2 राज्य बनेंगे, महाराष्ट्र से निकलते हुए 2 राज्य बनेंगे 1960 में, गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। नागालैंड में जाएंगे 1963 में, नागालैंड असम से अलग होकर बनेगा, हरियाणा पंजाब से अलग होकर बनेगा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय दोस्तों 1972 में बनेगा। और यहाँ पर एक और राज्य होगा दोस्तों, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में। सिक्किम हमारा 1975 में बनेगा, मैंने सिक्किम के बारे में आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड 2000 में, उसके बाद तेलंगाना 2004 में वह केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ये आज के समय में हमारे पास भारत है। और दोस्तों दिल्ली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों जब हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1911 में दोस्तों अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया 1911 में। इससे पहले जो अंग्रेजों की राजधानी थी दोस्तों, वो कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन अगर हम सिंपल तौर पर देखें कि अगर ये
दोस्तों सिंपल तौर पे हम कहें कि ये भारत है, मुझे भारत का मैप बहुत अच्छे से बनाने नहीं आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए आप एक मान सकते हैं कि लमसम भारत है। अगर हम कलकत्ता की स्थिति देखेंगे तो कलकत्ता की भौगोलिक स्थिति दोस्तों हमें लगभग यहाँ पर मिलेगी, जो हम कहेंगे कि भारत के लगभग एक साइड में आ रही है, एक छोर में आ रही है। और जो यहाँ पर हम देखेंगे उस समय यहाँ पर पाकिस्तान था, ये पूरा हिंदुस्तान था उस समय। आज दोस्तों वर्तमान में यहाँ पे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान पे भी अंग्रेजों का अधिकार था, जो पाकिस्तान की भूमि थी। अंग्रेज यहाँ से बैठ के यहाँ तक का प्रशासन चलाया करते थे, और यहाँ से बैठ के यहाँ तक का प्रशासन चलाना उस समय एक कठिन कार्य होता था। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कहीं ना कहीं ऐसी जगह वो अपनी राजधानी बनाए जहाँ से वो प्रशासन आसानी से चला सके, मतलब जहाँ से उन्हें पहुँचने में आने जाने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो। इसलिए अंग्रेजों ने दिल्ली, जो बिल्कुल यहाँ पर देश का दिल कहलाता है दिल्ली, मतलब बीच में, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और अब अंग्रेज बिल्कुल भारत में बीच में आके बैठ गए, जहाँ से ये भी इतना दूर और ये भी इतना दूर और ये भी इतना दूर और ये भी लमसम इतना दूर। तो बीच में आके बैठना मतलब प्रशासन को और अच्छे तरीके से चलाना। प्रशासन का कोई भी क्षेत्र इसकी इनसे दूर नहीं होगा, कहीं भी जाना और आना आसानी से हो जाएगा। तो ये अंग्रेज़ों की एक प्लानिंग थी कि जिसके तहत उन्होंने दिल्ली को और राजधानी बनाया। तो कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया। दोस्तों आज़ादी के बाद भारत सरकार ने और आज़ादी के बाद इसे ही भारत सरकार द्वारा अपनी राजधानी बनाएगा। 1956 में दोस्तों भारत सरकार ने इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया 1956 में। उसके बाद हम देखेंगे लगभग 1991 और 11991 और 69 संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में दोस्तों विधानसभा की स्थापना की गई। विधानसभा से मतलब होगा अब यहाँ पे चुनाव होंगे, और चुनाव होकर दिल्ली का कोई व्यक्ति सीएम बनाया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में दोस्तों सीएम नहीं हुआ करते थे, ध्यान से देख लें दोस्तों, इससे पहले दिल्ली में सीएम नहीं हुआ करते थे। लेकिन 1991 में एक राष्ट्रीय राजधानी अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के अनुसार 69वें संविधान संशोधन के अनुसार एक व्यवस्था की गई कि दिल्ली में अब विधानसभा होगी, दिल्ली के लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिलेगा। आलोचक इस बात को कहते हैं कि आज दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री है, और इनसे पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। लेकिन आप देखते हैं कि दिल्ली को लेके हमेशा से एक तनाव बना रहता है केजरीवाल के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में। केजरीवाल कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं दे रहे, कि हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार हैं, दिल्ली के लोगों ने वोट दे के हमें चुना है, लेकिन तब भी सारे अधिकार मोदी जी मुझे मार रहे हैं। दोस्तों ये एक प्रकार से बहुत हद तक सच्चाई है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली की 30% शक्ति लगभग सीएम के पास है, जबकि 70% शक्ति पीएम के पास है, प्रधानमंत्री के पास है। और प्रधानमंत्री इस शक्ति का उपभोग एलजी के माध्यम से करता है। एलजी जो हम कहते हैं दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, दिल्ली के गवर्नर साहब हमेशा केजरीवाल की उनसे बहसबाजी इस चीज़ पे, और एक तलखी चलती रहती है कि जिस फाइल को केजरीवाल साहब आगे बढ़ाते हैं, जिस कार्य को केजरीवाल साहब करने की कोशिश करते हैं, दिल्ली के एलजी उस कार्य को रोक देते हैं, उसमें कमी निकाल देते हैं। तो ये होता रहेगा, क्योंकि ये राजनीति है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा सा हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम राजनीति की बात कर रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासित प्रदेश जैसा नाम से जाहिर हो रहा है कि केंद्र इन्हें शासित कर रही है, इन पर जो शासन कर रही है वो केंद्र हो गए, इसीलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा गया है। और एक केंद्र शासित प्रदेश क्यों, तो दोस्तों ऐसा माना गया कुछ क्षेत्र को सांस्कृतिक कारणों से कुछ क्षेत्रों को अलग रखा गया, ताकि उनकी संस्कृति बचती रहे, ताकि केंद्र सरकार उनकी संस्कृति की हिफाजत करती रहे। कुछ क्षेत्रों को हम देखेंगे भौगोलिक कारणों से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जैसे हम अपने पूर्वी राज्य कहेंगे, पूर्वी राज्य त्रिपुरा आदि, इस प्रकार से
इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भौगोलिक कारणों से माना गया। भौगोलिक कारण से हमारा मतलब होगा इनकी जो स्थिति है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ है, वो पथरीला एरिया है। यहाँ के लोगों को कह सकते हैं कि जैसे दिल्ली में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती। मतलब जीवन के जो मूलभूत सुविधाएं उसके लिए भी इन लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि यहाँ पर जो शासन है वो सरकार खुद करे, प्रधानमंत्री खुद करे, और प्रधानमंत्री जो देश का सबसे बड़ा शासन है वो खुद यहाँ की सुविधाओं में, यहाँ के लोगों के जीवन में दखल डालें। जब इतनी बड़ी पावर खुद यहाँ के लोगों के जीवन में दखल डालेगी तो यहाँ के लोगों का जीवन सुधरेगा। यहाँ पर जो चीज़ें नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री की, देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर करें। इसीलिए भौगोलिक कारण की वजह से कुछ हम देखते हैं प्रशासनिक कारण, कुछ हम देखते हैं दोस्तों सामरिक कारण। सामरिक कारण जैसे अंडमान निकोबार सामरिक कारण, जिसे हम सैनिक कारणों भी कहते हैं। सैनिक कारणों से अंडमान निकोबार का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारत की सुरक्षा को लेके। और प्रशासनिक या फिर दोस्तों राजनीतिक कारण, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में हम दिल्ली को देखेंगे और पुदुचेरी को देखेंगे दोस्तों, दिल्ली और पुदुचेरी। तो दोस्तों आखिर ये केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं ये क्या होते हैं, आखिर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों ये ऐसे भूखंड होते हैं जिनका शासन केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन 9 को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं दोस्तों। एक वाले केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी, ये वो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जहाँ पर सीएम होता है, जहाँ का मुख्यमंत्री होता है, जहाँ पर दोस्तों चुनाव होते हैं और इसीलिए यहाँ की विधानसभा भी होती है, विधानसभा होती है। और कुछ केंद्र शासित वो वाले प्रदेश होंगे जहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि अगर दमन द्वीप माना जाए, दमन द्वीप, और हम अंडमान आदि ऐसे प्रदेश हैं जहाँ चंडीगढ़ भी हम मान सकते हैं, चंडीगढ़, जहाँ पर दोस्तों जो शासन करती है वो केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार से हमारा मतलब होगा कि राष्ट्रपति यहाँ पर शासन करेगा और राष्ट्रपति यहाँ पर खुद शासन न करके अपने द्वारा नियुक्त किसी प्रशासक के द्वारा शासन करेगा। मतलब राष्ट्रपति अपनी इच्छा से यहाँ पर किसी को नियुक्त करेगा और जिसे भी राष्ट्रपति यहाँ नियुक्त करेगा वो समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता रहेगा। एक तरीके से जब भी हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो असल में वो बात केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की होती है। राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा, मतलब वो रिपोर्ट राष्ट्रपति से केंद्र सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास जाएगी। तो राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करेगा वो यहाँ के शासन को संभालेगा। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ सीएम, मुख्यमंत्री नहीं होता दोस्तों, यहाँ चुनाव भी नहीं होते और यहाँ विधानसभा भी नहीं होती, विधानसभा भी नहीं होती। मतलब आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, लेकिन भारत की कुछ क्षेत्रों की जनता आज भी ऐसी है जिसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो क्या हमें सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाए जब हमने अपनी कुछ सुविधाओं के अनुसार देश के कुछ हिस्सों के लोगों को, लगभग यहाँ पे अगर हम गिनती करेंगे तो करोड़ों से कम की जनसंख्या नहीं होगी, हमने अपने देश के करोड़ों लोगों को आज भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रख रखा है दोस्तों। क्योंकि ये एक देश है, एक बड़ा देश है, विशालकाय देश है, और एक बड़े विशालकाय देश में अलग अलग कानून हो सकते हैं हर व्यक्ति के लिए, हर तरह के क्षेत्रों के लिए, क्योंकि हम अलग अलग चुनौतियों से, अलग अलग समस्याओं से कह सकते हैं कि हमारा सामना होता है। इसीलिए क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए अलग अलग समस्याओं से लड़ने के लिए अलग अलग कारगर तरीके होने चाहिए। तो ये भी एक हमारा तरीका है कि हम अपनी राष्ट्र की एकता, अखंडता को बरकरार रख सकें। तो दोस्तों ये सारा हमने आज पढ़ा। कुछ पॉइंट आज भी रह गए, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए क्लास को यही भी ख़त्म करते हैं। कुछ जो पॉइंट हम पढ़ेंगे, भारत में नए राज्यों की मांग के कारण, क्या कारण है कि भारत में नए राज्यों की मांग होती है, नए राज्यों की मांग कितनी उचित है, नए राज्यों की स्थापना के में समस्या, चुनौती और वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में किन किन राज्यों को लेकर मांगे चल रही हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास पसंद आए, समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली मैं आगे बढ़ूंगा तो आपके लिए इतने ही सरलतम तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी जानकारी को लेके आऊँगा। और
आपको लिखने के लिए इतने अच्छे से तैयार कर दूंगा, यूपीएससी के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयार कर दूंगा कि आपका सपना मेरा सपना होगा, आपके साथ मिलकर मेहनत करूंगा। लेकिन आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, ऐसे सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।